एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक सिर्फ नोबल ब्लड लाइंस के लिए रिजर्व है, वहां इस कॉमनर ने पूरा सिस्टम ही हिला कर रख दिया। मिलियड डेरिक से जन्म से एक मामूली पेजेंट, पर पढ़ना सीखने से पहले ही इसने 5 स्टार मैजिक अवेकन कर लिया। एक ऐसा लेजेंडरी फीट जिसे बड़े बड़े ड्यूक्स पूरी जिंदगी घिसने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। जब एरिस्टोक्रेट सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, तब यह बैटलफील्ड पर एक मर्सनरी लेजेंड बनकर राज कर रहा था। अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। वही हाई सोसाइटी स्नॉब्स जो कभी इसे नीचे दिखाते थे, अब लाइन लगाए खड़े हैं। वो फाइट नहीं मांग रहे, वो उसके सीक्रेट्स के लिए भीख मांग रहे हैं। कॉमनर प्रोडिजी अब सबकी क्लास लेने वाला है, तो पीछे मत रह जाना। हमारी कहानी शुरू होती है एबलस्टीन शहर से, एक ऐसी जगह जहां पूरा माहौल किसी मेडिवल जमाने जैसा फील होता है। वहीं एक शख्स रहता था जिसे सब ओल्ड लायर के नाम से जानते थे। वो बेहद बेसिक मैजिक इस्तेमाल करता था और स्लम्स के लोग उसे इसी नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक ही चला सकता था। फिर भी उस बूढ़े का ईगो किसी महान मेज से कम नहीं था, और अगर कोई उसकी नस पर चढ़ जाए तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता था। एक मौके पर वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान दिखता है और हमारा एमसी उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी रिवील होता है कि यही वो इंसान था जिसने हमारे एमसी को मैजिक की एबीसी सिखाई थी। वो बताता है कि उसे अप्रेंटिस बनाने के पीछे कोई डीप लॉजिक नहीं था, बस उस बूढ़े मेज को अपनी टेक्निक सिखाने के लिए फॉलोअर्स चाहिए थे, और हमारा एमसी सिर्फ प्योर नॉलेज हासिल करने का भूखा था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और उनकी ट्रेनिंग नॉन स्टॉप चलती रही। एक इंटेंस प्रैक्टिस सेशन के दौरान लड़के के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक ब्लू ऑरा चमकने लगती है। वो अपने अंदर बहती हुई पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या इस बच्चे ने माना के फ्लो पर इतनी जल्दी मास्टरी हासिल कर ली है। एक शार्प लुक के साथ हमारा एमसी दिखाता है कि वो अगले स्टेप के लिए एकदम तैयार है। तुरंत बाद वो अपने हाथ से एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे उसका मास्टर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो हमला किसी मैजिकल शवेल की तरह बनकर हवा को चीरते हुए सीधे एक पेड़ पर जा लगता है। पेड़ पर डायरेक्ट हिट होता है और दोनों बस अवाक होकर उस तबाही को देखते रह जाते हैं। इसी तरह उसने उस आदमी के साथ पूरा 1 साल बिताया और जितना हो सका उतना सब कुछ सीखा। उस दौरान जवान लड़के ने हर छोटा बड़ा काम किया और आखिरकार एक पावरफुल 1 स्टार मेज बनकर उभरा। एक रात जब दोनों कैंपिंग कर रहे थे, बूढ़ा मेज कुछ अजीब बातें करने लगता है। नशे की हालत में वो बड़बड़ाता है कि नोबल ब्रैड्स तो बालिग होने से पहले ही 3 स्टार बन जाते हैं। फिर वो हमारे एमसी को चेतावनी देता है कि ज्यादा उम्मीदें मत पालना, क्योंकि कॉमनर्स कभी भी 2 स्टार से आगे नहीं बढ़ सकते। वो लगातार बोलता रहता है कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है और मेहनत करना बेकार है। हमारे एमसी को लगता है कि ये सब उसके मास्टर की अपनी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। उस रात वक्त बहुत लंबा लगता है जब वो बूढ़े को सोते हुए देखता रहता है। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है और जवान लड़का वापस कैंप लौटता है। वहां पहुंचकर उसे उसका मास्टर जमीन पर पड़ा मिलता है, बिल्कुल लाइफलेस। बूढ़े के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान होते हैं, जैसे वो किसी भयानक लड़ाई में शामिल हुआ हो। पहले तो लड़का सोचता है कि शायद उसने कहीं झगड़ा कर लिया होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। असल में उस बूढ़े मेज पर सिटी गार्ड्स ने हमला किया था। कहानी ये थी कि वो एक 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश करते पकड़ा गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी एम्बिशन वाला आदमी ऐसा क्यों करेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है जो उसे ब्लड लाइन वाली बात याद दिलाती है। लेकिन हमारे एमसी के लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास कोई नोबल ब्लड नहीं था। स्क्रीन बताती है कि उसने मैजिक की बेसिक्स अनलॉक कर ली है और अब उसे एक प्राइमरी स्कूल चुनना है। इसके बाद 4 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था काटिया फ्लेम हार्ट। वो फ्लेम हार्ट हाउस की पूर्व हेड और एक शक्तिशाली 3 स्टार मेज थी। एबलस्कीन में रहते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी और हमारे एमसी को लड़ना सिखाती थी। इसी तरह जवान लड़के ने काटिया फ्लेम हार्ट से बहुत कुछ सीखा, खासकर बेल्डन स्टीयर नाम के एक टॉवन में जो हमेशा काफी भीड़ भाड़ वाला रहता था। अंदर काटिया फ्लेम हार्ट कह रही होती है कि एक मेज के लिए इवॉल्व करना चाहना बिल्कुल नेचुरल है और हमारे एमसी डेरिक में इसका पूरा टैलेंट है। लेकिन वो उसे ये चेतावनी भी देती है कि ज्यादा ग्रीड सिर्फ उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगी। उसकी बात मानते हुए हमारा एमसी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो ये बात हमेशा याद रखेगा। ट्रेनिंग जारी रखते हुए काटिया उसे आंखें बंद करने और अपने माना को महसूस करने को कहती है। वो उसे शांति से उस एनर्जी के फ्लो को फील करने और उससे एक इमेज बनाने का निर्देश देती है। उसके आदेशों का पालन करते हुए लड़का पूरी तरह कंसंट्रेट करता है और देखते ही देखते उसके चारों ओर वही रहस्यमय नीली ऑरा फिर से चमकने लगती है। काटिया नोटिस करती है कि हमारे एमसी के पास जरूरत से ज्यादा माना है और उसका कंट्रोल भी बेहद स्टेबल है। अचानक जवान लड़के की आंखें बैनली
रंग में चमक उठती हैं और उसकी मैजिकल एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। इतनी इंटेंसिटी देखकर उसकी इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह जाती है। ठीक उसी पल बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये आवाज कैसी थी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कहीं उन पर हमला तो नहीं हो गया और तुरंत किसी को बाहर हालात देखने के लिए भेजा जाता है। बिना किसी वार्निंग के कार्टिया हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और डेरिक से कहती है कि चुप रहो और बस मेरे पीछे चलो। इसी बीच सिटी गार्ड्स उस धमाके की वजह ढूंढ रहे होते हैं। कार्टिया उसे जल्दी से एक गली में खींच लेती है ताकि उस हंगामे से दूर निकल सके। डेरिक उसे फिर से मास्टर कहकर बुलाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। कार्टिया रुकती है और उसे बहुत ध्यान से सुनने को कहती है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा एमसी इशारा करता है कि वो सुनने के लिए तैयार है। कार्टिया समझाती है कि नोबल्स अपने प्रिविलेज को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं और मैजिक उनका सबसे बड़ा प्रिविलेज है। इसी वजह से इननेट स्ट्रेंथ सिर्फ नोबल्स के लिए ब्लेसिंग मानी जाती है, क्योंकि कॉमनर्स बहुत ही कम इवॉल्व कर पाते हैं। वो आगे कहती है कि हमारे एमसी ने जो अभी किया वो काफी इंप्रेसिव था। फिर वो खुलासा करती है कि उसने एक 2 स्टार स्पेल जिसका नाम ऑडिटरी हेलुसिनेशन है उसका इस्तेमाल किया था। तभी एक सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक 2 स्टार मेज बन चुका है। इसके बाद कार्टिया लड़के के साथ ट्रेवल करती है और उसे कई नए स्पेल्स सिखाती है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है और फिर उसे शहर छोड़ना पड़ता है। उसे एल्वेस्टर काउंट के लिए प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक बेहद इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। ऐसा ऑफर कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। इतने ऊंचे स्टार के नोबल के लिए टीचर बनना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। जाने से पहले वो अपने अप्रेंटिस को एक 2 स्टार स्पेल बुक गिफ्ट करती है। अकेले अपने कमरे में हमारा एमसी उस किताब को ध्यान से देखता है। एक और साल गुजरता है और वो अपने दम पर 2 और 2 स्टार स्पेल्स मास्टर कर लेता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में इस जवान मेज के रुकने का कोई इरादा नहीं होता। वापस बेल्डन स्टीयर टावन में मैनेजर डेरिक को बेहद एक्साइटेड होकर बुलाता है, क्योंकि उसे आखिरकार एक अच्छा रिक्वेस्ट मिला होता है। हमारा एमसी पूछता है कि कैसा रिक्वेस्ट है। मुस्कुराते हुए आदमी बताता है कि ये रिक्वेस्ट हाउस ऑफ डुप्लेन यानी ग्रैंड डची से आई है। डेरिक हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी जगह उन्हें क्यों हायर करेगी। मैनेजर खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि हाउस डुप्लेन पानी की तरह सोना खर्च करता है। वो एक्साइटमेंट में लड़के को पकड़कर कहता है कि ये फ्यूचर कनेक्शंस बनाने का सुनहरा मौका है। लापरवाह रहते हुए हमारा एमसी बस ये जानना चाहता है कि आखिर काम क्या है। आदमी बताता है कि मिशन सिंपल है, बस उनकी टेरिटरी में कुछ मोन्स्टर्स को सबजुगेट करना है। इतनी पावरफुल फैमिली के लिए ये कहानी डेरिक को बेहद सस्पिशियस लगती है। इसी वजह से वो तुरंत जॉब के लिए मना कर देता है और मैनेजर से कहता है कि किसी और को बुला लो। टावन से निकलते हुए डेरिक कहता है कि वो आमतौर पर सस्पिशियस जॉब्स नहीं लेता। हताश होकर मैनेजर समझाता है कि इस रिक्वेस्ट के लिए मेज चाहिए और आजकल मेज मिलना बहुत रेयर है। वो जोर देता है कि हमारा एमसी ही ये काम कर सकता है। फिर भी जवान लड़का दोबारा मना करने ही वाला होता है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तभी मैनेजर उसे अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर एक गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। उस ऑफर के सामने हमारा एमसी अपना इरादा बदल लेता है और गोल्ड कॉइन के साथ वो सस्पिशियस जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात क्लाइंट से होती है, जो एक बेहद मिस्टीरियस टिकड़ी होती है। मैनेजर उसे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी सर्विसेज ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसे इससे ज्यादा उम्मीद थी और उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने एक बच्चे को भेज दिया। डेस्पिरेशन में मैनेजर डेरिक का बचाव करता है और कहता है कि वो सबसे बेहतरीन मेज है जिसे वो जानता है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि ये काम किसी बच्चे के लिए नहीं है। वो अपने साथी की ओर मुड़ता है और कुछ फुसफुसाते हुए जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ग्रुप में मौजूद एक क्लोक्ड फिगर भारी भरकम प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ता है। वो रहस्यमयी शख्स डेरिक को नाम से बुलाता है और कहता है कि उन्हें अकेले में बात करनी है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन, जहां दूर दूर तक फैले घने जंगल है। वहां हम देखते हैं कि हमारा एमसी मिशन एक्सेप्ट कर चुका है और पहले से ही एक गोब्लिन से लड़ रहा है। उसकी लाल आंखें लड़ाई पर फोकस करते हुए तेजी से चमक रही होती हैं। एक तेज मूव के साथ वो क्रिएचर पर वार करता है और तलवार चलाने की अपनी बेहतरीन स्किल दिखाता है। अभी सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि एक और उससे भी बड़ा गोब्लिन चीखते हुए उस पर टूट पड़ता है। हमारा एमसी फुर्ती से उसका एक्स अटैक डोज करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई के बाद वो गंदगी से सने हुए मरे हुए गोब्लिन के शरीर को घूरता है। इसके तुरंत बाद वो एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो पूरे झुंड को एक साथ खत्म कर देता है। थके हुए लहजे में वो डिस्पैच ऑफिसर को बताता है कि काम हो गया है। क्लाइंट्स की तिकड़ी उसके परफॉर्मेंस से कुछ खास इंप्रेस नहीं दिखती, लेकिन वो नकाबपोश शख्स मुस्कुराता है और कहता है कि उसने सबको बहुत जल्दी हरा दिया। वापस बेल्डन स्टीयर टावन में रात शहर पर छा चुकी होती है। अंदर एक ग्लोन लड़की पोलिन गुस्से में हमारे एमसी से भिड़ जाती है। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि वो चिल्लाती है कि कॉमनर्स को नोबल्स का लैप डॉग नहीं बनना चाहिए। वो फिर धीरे से फुसफुसाती है कि डेरिक ने उसे पेमेंट के बारे में नहीं बताया। मैनेजर इशारा करता है और पोलिन ताश में पूछती है कि क्या सिर्फ एक सिल्वर कॉइन था।
चेहरे पर एक स्मिग स्माइल के साथ मैनेजर असली रकम बताता है। जब उसे पता चलता है कि एडवांस पेमेंट एक गोल्ड कॉइन था तो वो हक्का बक्का रह जाती है। पैसे की खुशी में पॉलिन के सुर तुरंत बदल जाते हैं और वो कहती है कि वो भी ये जॉब करना चाहती है। कुछ ही देर बाद वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। मैनेजर मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर हमारा MC कैजुअली कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ गॉबलिन्स थे। फिर वो रिवील करता है कि भले ही वे तीनों अमीर दिख रहे थे लेकिन वे झूठ बोल रहे थे। मैनेजर चौंक कर पूछता है कि क्या वो सीरियस हैं? ड्रिंक लेते हुए जवान लड़का समझाता है कि वो उन लोगों में नोबल्स वाली क्वालिटी ढूंढ रहा था जो उनमें नहीं थी, और जो नौकरानी बनी थी वो भी फेक थी। उस औरत के हाथ किसी सर्वेंट के हिसाब से जरूरत से ज्यादा साफ थे। तीसरे क्लाइंट के बारे में बोलने से पहले ही मैनेजर उसका नाम लेकर उसे टोक देता है। लड़का चुप हो जाता है और ध्यान से सुनता है। मैनेजर उसे याद दिलाता है कि वे मर्सिनरीज हैं और उनका काम सिर्फ अपना काम करना और पैसे लेना है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा MC उसकी बात मान लेता है। मैनेजर जीवन जोर देकर कहता है कि यहाँ सरवाइव करना ही सबसे जरूरी है, बाकी सब मैटर नहीं करता। अगले दिन वे फिर से ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन लौटते हैं ताकि जॉब को फिनिश किया जा सके। डेरिक क्लाइंट्स को बताता है कि सब कुछ संभाल लिया गया है और गोबलिन्स अब कुछ समय तक प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। क्लाइंट अच्छे काम की तारीफ करता है और मैनेजर बाकी की पेमेंट की बात छेड़ देता है। तभी नोबल 2 चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स आगे बढ़ाता है। मैनेजर खुशी से उछल पड़ता है और डेरिक के बाल बिखेर देता है। यह देखकर नोबल अपना गला साफ करता है ताकि सबका ध्यान फिर से बात पर वापस आए। फिर वो कहता है कि उसे डेरिक की स्किल्स पसंद आई हैं और वो उसे एक नया रिक्वेस्ट देना चाहता है। यह सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और एक्साइटमेंट में फिर से लड़के के बाल बिगाड़ देता है। नोबल बताता है कि इस मिशन की पेमेंट पूरे 15 गोल्ड कॉइन्स होगी, जिसे सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। इतने बड़े ऑफर के सामने क्लाइंट एक डिटरमाइंड लुक के साथ पूछता है कि क्या हमारा MC यह जॉब एक्सेप्ट करेगा। जवान मेज बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद वे एक लग्जरी कैरिज में नए जॉब की लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में कैरिज ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन के रेजिडेंस पर पहुंचती है, जो एक बेहद विशाल और भव्य जगह है। मैनेजर उस मेंशन को देखकर दंग रह जाता है और उसकी बनावट की तारीफ करने लगता है। अंदर जाने से पहले नोबल कहता है कि अब उसे अपना सही परिचय देना होगा, जिसे मैनेजर पहले तो मजाक समझता है। आदमी बताता है कि वो डेलोलोन है, ग्रैंड ड्यूक डुप्लेन का हेड बटलर। यह सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। उसी समय वह औरत खुद को कैटरीना बताती है, जो उस मेंशन की हेड हाउसकीपर है। इसके बाद वह नकाबपोश शख्स अपनी पहचान जेडन के रूप में देता है, जो बेल्डन मर्सनरीज का कैप्टन है। हमारा MC अब पूरी तरह समझ जाता है कि उन सब ने अपनी पोजीशंस के बारे में झूठ बोला था और उनका असली स्टेटस उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। हालात को देखते हुए वो औरत मुड़ती है और उन्हें उस विशाल रेजिडेंस के अंदर ले जाती है। मैनेजर को अब पूरी तरह एहसास हो जाता है कि क्लाइंट की असली आइडेंटिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी वो नकाबपोश शख्स धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। हमारा MC खामोशी से सब देखता रहता है। वो लड़की अपना असली परिचय देती है, एस्लिन एलेनॉट डुप्लेन, और कहती है कि वो उसे अपनी बहन डीला का ट्यूटर बनाना चाहती है। डेरिक ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसे एक नोबल लड़की को मैजिक सिखाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके तुरंत बाद सीन हमें डुप्लेन फैमिली के विशाल मेंशन के अंदर ले जाता है। अचानक एक ऑफिस का दरवाजा जोरदार ताकत के साथ खुलता है। रैग नाम का एक जवान गुस्से में कमरे में घुसता है और सीधे अपने पिता और अपने भाई वेलेरियन की ओर बढ़ता है। डेस्क पर बैठे आदमी उसे खुद को संभालने और थोड़ी डिग्निटी दिखाने को कहते हैं, लेकिन रैग चिल्लाता है कि मैनर्स तो डीला को सीखने की जरूरत है, और ये कहते हुए वो एक सर्वेंट लड़की को बालों से घसीटता हुआ सामने लाता है। वो यंग मेड जोर जोर से रो रही होती है और साफ दिखता है कि उसे डीला की तरफ से चोट पहुंची है। इस पर वेलेरियन अपने भाई से आवाज धीमी रखने को कहता है, क्योंकि वे लोग इस वक्त एक जरूरी बातचीत के बीच में हैं। रैग इस वार्निंग को भी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा सर्वेंट्स नौकरी छोड़ चुके हैं। फिर वो पूछता है कि उसके पिता आखिर कब तक उस डेलिंक्वेट को इग्नोर करते रहेंगे। इतना सुनते ही वेलेरियन खड़ा हो जाता है और रैग का नाम जोर से चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। इस पूरे सीन से परेशान होकर वो अपने भाई को हंगामा बंद करने और कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन रैग उस पर ध्यान नहीं देता और अपने पिता को नफरत भरी नजर से घूरता रहता है। वेलेरियन अपने पिता को याद दिलाता है कि भले ही डीला एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी बहन एस्लिन तो उनके साथ है ही। इस पर रैग कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उनके पिता सख्त आवाज में चेतावनी देते हैं कि ये फैसला करने का अधिकार उसका नहीं है। रैग फिर भी जिद करता है और कहता है कि डीला को किसी दूर के मोनेस्ट्री में भेज देना ही सबके लिए बेहतर होगा। सब्र खोते हुए आदमी जबरदस्त ताकत से अपने बेटे का कॉलर पकड़ता है और उसका सिर ठोस लकड़ी की डेस्क पर जोर से दे मारता है। पिता दोहराते हैं कि यह फैसला उसका काम नहीं है और उसे चुप रहने को कहते हैं, भले ही उसे चोट लगी हो। जाते जाते रैग चेतावनी देता है कि एक दिन उसके पिता को उस लड़की को लेकर फैसला करना ही पड़ेगा। आदमी बेहद गंभीर और चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ अपने बेटे को जाते हुए देखता रहता है। वापस प्रेजेंट में एस्लिन हमारे MC को मेंशन के लंबे चौड़े कॉरिडोर से होकर ले जा रही होती है। वो पूछती है कि क्या उसने डीला का नाम सुना है और वो कंफर्म करता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा था। एस्लिन मुस्कुराकर कहती है कि
उसकी छोटी बहन आमतौर पर पब्लिक में ज्यादा दिखाई नहीं देती। दोनों एक बड़े खूबसूरती से सजे हुए दरवाजे के सामने रुकते हैं। उसी वक्त वेलेरियन ऑफिस से बाहर आता है, रेक को सहारा देते हुए, जिसका चेहरा पूरी तरह जख्मी होता है। वो एस्लिन को मुस्कुराकर ग्रीट करता है और पूछता है कि उसकी एबलस्टीन की यात्रा कैसी रही। लड़की जवाब देती है कि उसकी देखभाल की वजह से वो काफी आराम से रही है। वेलेरियन कहता है कि रेक थोड़ा घायल है, इसलिए वो बाद में बात करेंगे। हमारा एमसी पूरे इंटरेक्शन को बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वेलेरियन अपने भाई को संभालते हुए उन दोनों के पास से गुजर जाता है। लड़के की आंखें लाल चमकने लगती हैं जब वो इस फैमिली डायनामिक को समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उस मेड पर पड़ती है जिसे रेक पहले घसीट रहा था, जो हॉलवे के एक कोने में बैठकर रो रही होती है। वहीं से जवान लड़का डीला से जुड़े हालात की गंभीरता को समझने लगता है। खासकर उनके पिता के सामने एस्लिन और हमारा एमसी बैठकर जॉब के बारे में बात करते हैं। लड़की अपने पिता का धन्यवाद करती है और डेरिक को उस ट्यूटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जो उसकी बहन डीला का ख्याल रखेगा। आदमी यंग मेज को गंभीर और सोचने वाली नजर से देखता है। एस्लिन कहती है कि अब वो लीव लेगी क्योंकि वे बिजी हैं और लड़के को बाहर ले जाने लगती है, लेकिन निकलने से पहले उनके पिता हमारे एमसी को रुकने को कहते हैं। जवान लड़का गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उनकी ओर मुड़ता है, ये जानने के लिए कि वे क्या चाहते हैं। ऑफिस की खिड़की से आती धूप के बीच एक सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली होती है। ग्रैंड ड्यूक एक एलिगेंट और शार्प क्विल से स्क्रॉल पर लिखते रहते हैं। फिर वो टिप्पणी करते हैं कि हमारा एमसी काफी यंग है और पूछते हैं कि क्या वो सच में 16 साल का है। सोफे पर शांत पोस्चर में बैठा लड़का अपनी उम्र कंफर्म करता है। आदमी पूछता है कि क्या वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और डेरिक जवाब देता है कि वो 1 स्टार स्पेल्स यूज करता है। ग्रैंड ड्यूक हल्की हंसी छोड़ता है जैसे उसे ये जवाब मजेदार और प्रेडिक्टेबल लगा हो। फिर वो गंभीर होकर चेतावनी देता है कि ह्यूमिलिटी हर बार एक बड़ी वर्च्यू नहीं होती। हमारा एमसी तुरंत इशारा समझ जाता है और चुप रहता है। सिचुएशन एनालाइज करते हुए वो समझ जाता है कि 5 स्टार मेज जैसे ग्रैंड ड्यूक के सामने ह्यूमिलिटी काम नहीं आएगी। डेरिक माफी मांगता है अगर वो डिसरेस्पेक्टफुल लगा हो, लेकिन नोबल कहता है कि वो समझता है कि वो ऐसा क्यों है। आदमी कहता है कि उसकी उम्र और कपड़ों के हिसाब से डेरिक मैजिक ट्यूटर नहीं लगता। हल्की मुस्कान के साथ जवान मेज बताता है कि वो असल में एक मर्सिनरी है। नोबल कहता है कि वो और सवाल नहीं करेगा और उसे रेजिडेंस के एनेक्स में एंट्री की अनुमति देता है। वो एक मेड को उसे गाइड करने को कहता है, लेकिन हमारा एमसी एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत मांगता है। ग्रैंड ड्यूक उसे बोलने देता है और ध्यान से सुनने लगता है। डेरिक बताता है कि एक मर्सिनरी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो मिशन एक्सेप्ट करे उसे पूरा करे। वो कहता है कि एस्लिन ने उसे डीला को मैजिक सिखाने और उसे हाई सोसाइटी में एंटर कराने के लिए हायर किया है। ग्रैंड ड्यूक को यह बात काफी ऑब्वियस लगती है और वो पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रहा है। तभी गंभीर नजर के साथ हमारा एमसी कहता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है। यह सुनकर नोबल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसी पल सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक प्लेट तेजी से हवा में उड़ती है, वो दीवार से टकराकर टुकड़ों में टूट जाती है और एक मेड डर के मारे चीख पड़ती है। लड़की डीला से माफी मांगती है, लेकिन डीला कहती है कि अपोलॉजी से अब कुछ नहीं बदलने वाला। गुस्से में वो यंग नोबल सर्वेंट को धमकाती है और तुरंत उसकी नजरों से दूर हो जाने को कहती है। सीन फिर जेडन और एस्लिन की बातचीत पर लौटता है। जेडन पूछता है कि उसने डेरिक को ही क्यों चुना। वो बताता है कि एक कॉमनर के लिए नोबल को ट्यूटर करना आसान नहीं होगा और उनके पास और भी बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। एस्लिन कहती है कि उसने पहले ही बेस्ट मेजर्स ट्राई कर लिए थे, लेकिन सबने क्विट कर दिया, इसलिए उसने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। जेडन कहता है कि डेरिक का फॉर्मर मास्टर एक नोबल था और उसने कल्चर वहीं से सीखा। एस्लिन सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि उसे लड़का काफी रिफाइंड लगा और उसे उम्मीद थी कि वो डीला को गाइड कर पाएगा। मुस्कुराते हुए जेडन उसे सलाह देता है कि उसे लोगों को पढ़ना और बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। वो समझाता है कि डेरिक सड़कों पर पला बढ़ा और एडल्ट होने से पहले ही मर्सिनरी बन गया था। लड़की बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात ध्यान से सुनती है। सीन बदलता है और हमारा एमसी डेलोलोन और एक मेड के साथ कॉरिडोर से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो एक विशाल दरवाजे के सामने रुकता है अपने अगले चैलेंज का सामना करने के लिए। लड़का धीरे से अपना हाथ उठाता है और बिना किसी हिचक के दरवाजे पर कुछ बार नॉक करता है। शांत एक्सप्रेशन के साथ वो अंदर से जवाब का इंतजार करता है। फिर वो खुद ही दरवाजा खोलता है और कमरे में दाखिल होता है। अंदर जाकर वो एक सिंपल हेलो कहकर ग्रीट करता है। डेरिक खुद को डीला से इंट्रोड्यूस करता है और अकेले बात करने के लिए एक पल मांगता है। लड़की बिना उसकी ओर देखे उसे पास आने को कहती है। आदेश मानते हुए हमारा एमसी उसकी ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो पास आता है, डीला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरती है। अचानक वो कप में मौजूद लिक्विड उसके चेहरे पर उछाल देती है। वो तरल सीधे डेरिक के बालों पर गिरता है और उसके चेहरे से टपकने लगता है। एक मॉकिंग स्माइल के साथ डीला कहती है कि उसे लगा कोई सीवर रैट उसके कमरे में घुस आया है। फिर वो उसे फिर से रैट कहती है और पूछती है कि क्या वही मर्सनरी है जिसका जिक्र बटलर ने किया था। लड़की कुर्सी पर टिक कर
नफरत भरी नजर से उसे घूरती रहती है। फिर वो एक छोटी टेबल पर चढ़ जाती है ताकि कमरे में वो हमारे एमसी से लंबी दिखे। इसके बाद वो एक बाल्टी गंदा पानी उसके सिर पर उड़ेल देती है ताकि उसे और ज्यादा ह्यूमिलेट कर सके। हमारा एमसी चुप चुप वहीं खड़ा रहता है जबकि गंदा पानी उसके चेहरे से बहता रहता है। डीला शिकायत करती है कि बाल्टी खाली हो गई और उसे इसमें कोई मजा नहीं आया। तभी डेरिक सिर उठाकर उसे गुस्से और नफरत से भरी नजर से देखता है। लड़की उसका ये रिएक्शन देखकर चौंक जाती है और अपना शौक छुपा नहीं पाती। वो उसे किक करने की कोशिश करती है और अपनी नाक ढंककर शिकायत करती है कि गंदे पानी की बदबू अब बर्दाश्त के बाहर है। डेरिक जमीन पर बैठा उसे देखता रहता है और उसका जूता आकर उसके कंधे पर गिरता है। यंग नोबल धीरे धीरे टेबल का सहारा लेकर उठती है और खुद को संभालते हुए उसे फिर से सीवर रैट कहती है। वो सवाल करती है कि आखिर कोई ऐसा इंसान उसे कैसे सिखा सकता है। सीन फिर ग्रैंड ड्यूक के साथ डेरिक की बातचीत पर लौटता है। नोबल खिड़की से बाहर सोचते हुए देख रहा होता है, जैसे वो इस रिक्वेस्ट पर गंभीरता से विचार कर रहा हो। हमारा एमसी कहता है कि उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि डीला की प्रॉब्लम आसान नहीं है। इसलिए वो पूछता है कि ग्रैंड ड्यूक उसे कितनी अथॉरिटी देने को तैयार है ताकि वो उसे सिखा सके। नोबल गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरता रहता है, उसके सवाल को प्रोसेस करते हुए। वापस प्रेजेंट में डीला जमीन पर पड़ी होती है, चेहरा लाल और पूरी तरह शॉक्ड। हमारा एमसी बिना कोई इमोशन दिखाए उसे नीचे से देखता है। लड़की जमीन पर ही पड़ी रहती है, डर और ध्यान से उसकी हर हरकत को देखती हुई। वो सदमे में अपना हाथ चेहरे पर रखती है, ये यकीन ना करते हुए कि उस कमरे में अभी अभी क्या हुआ। डार्क लुक के साथ डेरिक उसे आदेश देता है कि तुरंत जमीन से उठो, कोई शिकायत नहीं। इसके बाद सीन हमें 3 साल पहले एक कार्ट में ले जाता है जो सड़क पर चल रही होती है। वहां एक छोटा डेरिक काटिया से पूछता है कि वो एक जिद्दी और विद्रोही स्टूडेंट से कैसे निपटेंगी। काटिया जवाब देती है कि वो पहले उस इंसान को समझने और अपनाने की कोशिश करेंगी ताकि शांति से प्रॉब्लम हल हो सके। हमारा एमसी इस आइडिया को बहुत आइडियलिस्टिक मानता है और पूछता है कि अगर ये काम ना करे तो क्या करे। काटिया कहती है कि टीचिंग का सार स्टूडेंट को गाइड करना है और अगर एक्सेप्टेंस फेल हो जाए तो दूसरा अप्रोच चाहिए। एक डार्क लुक के साथ मास्टर बताती है कि दूसरा तरीका बस उनके अंदर खौफ पैदा कर देना है। वापस प्रेजेंट में डीला अभी भी जमीन पर पड़ी होती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल और पूरी तरह शॉक्ड है। हमारा एमसी ठंडे लहजे में उससे कहता है कि दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ और बिना दोबारा आदेश दिए चुपचाप उठ जाओ। लड़की धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है, लेकिन आधे रास्ते में वो अचानक डेरिक के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश करती है। वो चिल्लाते हुए पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। बिना किसी हिचकिचाहट के डेरिक फुर्ती से अपना हाथ घुमाता है और लड़की के चेहरे पर पलटवार करता है। एक कोल्ड लुक के साथ वो चेतावनी देता है कि वो भी अपनी बात दोहराएगा नहीं, उसे दूसरों के साथ ठीक से पेश आना ही होगा। डीला एक मॉकिंग स्माइल के साथ उसे घूरती है, जैसे वो अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही कि कोई कॉमनर उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो जोर से बटलर को पुकारती है और चिल्लाकर कहती है कि एक मामूली इंसान ने उसे छूने की हिम्मत की है। उसी पल डेलोलोन 2 मेड्स के साथ दौड़ता हुआ कमरे में घुसता है और घबराकर पूछता है कि क्या लेडी डीला ठीक है। फिर बटलर गुस्से में डेरिक की ओर मुड़ता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो खुद को समझता क्या है जो उसने ऐसी गुस्ताखी की। पूरी तरह शांत रहते हुए हमारा एमसी बस अपनी जेब से एक स्क्रॉल निकालता है। वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे डीला को एजुकेट करने की पूरी अथॉरिटी दी है। डेलोलोन स्क्रॉल पढ़ते ही सुन्न रह जाता है और अपने मोनोकल से रॉयल सील को ध्यान से चेक करता है। डीला भी ये हालात देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने सच में सजनबी को इतनी पावर दे दी है। उसी रात बाद में पूरा चांद डुप्लेन मेंशन को अपनी रोशनी से नहला देता है, जिससे वो और भी ज्यादा विशाल और डरावना लगने लगता है। कॉरिडोर में वेलेरियन गुस्से में तेज तेज चलता है, जबकि रेग हर हाल में उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वेलेरियन एक कमरे का दरवाजा जोर से खोलता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या हमारा एमसी ही वो तथाकथित मर्सिनरी है। डेरिक कमरे में हाथ में किताब पकड़े चुप चुप उसे देखता रहता है। गुस्से से तमतमाया वेलेरियन उस पर झपटने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने उसकी बहन डीला को मारने की हिम्मत कैसे की। हमारा एमसी शांति से जवाब देता है कि ये सब ग्रैंड ड्यूक की इजाजत से हुआ था। रेग बीच में याद दिलाता है कि वो एस्लिन का गेस्ट है और उनके पिता ने भी इस एक्शन को अलाउ किया है। वेलेरियन रेग को दखल न देने को कहता है और हमारे एमसी को अपने साथ कहीं और चलने का आदेश देता है। रेग हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि डीला को एक लेसन की जरूरत थी और वेलेरियन ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हमारा एमसी बिना एक शब्द बोले दोनों को जाते हुए देखता रहता है। रेग बड़बड़ाता है और सोचता है कि उसका भाई उस होपलेस लड़की को क्यों बचा रहा है। वेलेरियन और डेरिक एक रूम के सामने पहुंचते हैं और नोबल उसे अंदर जाने को कहता है। वेलेरियन बताता है कि ये डीला का कमरा था और उसके जाने के बाद से इसे छुआ तक नहीं गया। हमारा एमसी कमरे में रखी ईजल पर अधूरी पड़ी एक
पेंटिंग को ध्यान से देखता है। नोबल बताता है कि उसकी बहन को ड्राइंग बहुत पसंद थी और जब वो उसे अपना काम दिखाने बुलाती थी तो बेहद प्यारी लगती थी। वो आगे कहता है कि उसने कभी भी अपनी पेंटिंग्स पूरी नहीं की, सिर्फ वही हिस्से बनाती थी जो उसे पसंद आते थे। इसके बाद वैलेरियन अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेरिक उसे चिंता न करने को कहता है। फिर वो पूछता है कि उसे इस कमरे में जो लड़की की पेंटिंग से भरा है आखिर क्यों लाया गया है। वैलेरियन कहता है कि डीला नफरत की हकदार थी, लेकिन वो फैमिली की ब्लड लाइन को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई। इसी वजह से उसे मेन हाउस से निकालकर एनेक्स में बंद कर दिया गया। बेबस होकर वो कहता है कि अगर वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक भी सीख ले तो वो अपने पिता को मना सकता है। वैलेरियन जोर से हमारे एमसी का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी बहन डीला को बचाने की विनती करता है। हालात देखकर डेरिक उसे रोकता है और एक पल रुकने को कहता है। वो बताता है कि डीला ने मैजिक को छोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी किताबें नोट से भरी पड़ी हैं। वो पूछता है कि क्या वो किताबें स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की हैं और नोबल तुरंत हाँ में जवाब देता है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ हमारा एमसी लड़की की स्थिति को समझता हुआ लगता है। सीन में एक और अधूरी पेंटिंग दिखाई देती है, इस बार एक फॉरेस्ट की। इसके साथ ही हमारा एमसी डिटरमाइंड नजर से मैजिक बुक को एनालाइज करता है। वो कहता है कि वो लड़की की मदद करने की कोशिश करेगा और किताब वैलेरियन को लौटा देता है। सीन फिर रात में डुप्लेन मेंशन के ऊपर जाता है। एनेक्स में डीला अपने बिस्तर पर शांति से सो रही होती है, इस बात से अनजान के आगे क्या होने वाला है। अचानक बिना किसी वार्निंग के ठंडे पानी की एक बाल्टी उस पर उड़ेल दी जाती है। लड़की झटके से जागती है और चीख पड़ती है, पूरी तरह भीगी हुई। डेरिक पूछता है कि क्या वो सच में अभी सोने का सोच रही थी। डीला उसके दुस्साहस पर भड़क जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है जो उसके कमरे में इस तरह घुस आया। लड़का उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उन्हें कहीं जरूरी जगह जाना है। वो उसे कॉरिडोर से घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जबकि वो मेड्स को चिल्लाकर बुलाती है कि उसे रोके। बेपरवाह रहते हुए एमसी उसे मेंशन से बाहर अंधेरे फॉरेस्ट की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे जमीन पर जोर से फेंक देता है और लड़की दर्द से चीख उठती है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो इस तरह उसे कुछ सिखा सकता है तो वो सपना देख रहा है। लड़का कहता है कि वो सुनती ही नहीं और पूछता है कि क्या वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना चाहती है। एक क्रीपी स्माइल के साथ वो बताता है कि उसे एरोगेंट नोबल्स को उनकी जगह दिखाना बहुत पसंद है। डीला पूरी तरह डर जाती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। हमारा एमसी कहता है कि ट्यूटर बनने की पूरी बात बस उसे पास लाने का एक बहाना थी। वो पास झुककर बताता है कि ये बहाना था एरोगेंट नोबल्स जैसे उसे गिराने का। अपनी तलवार निकालते हुए वो कहता है कि नोबल्स की चीखें कितनी खूबसूरत लगती हैं। लड़की पीछे सरकती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो इससे बच निकलेगा। हथियार हाथ में लिए वो याद दिलाता है कि उसे मोनेस्ट्री भेजा जा रहा है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। डेरिक आगे कहता है कि अगर कुछ हो भी गया तो वो अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका देगा। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उसे हटाकर वो उसके परिवार पर एहसान ही करेगा। उसी पल डीला घबरा जाती है और समझ जाती है कि अगर वो पकड़ी गई तो यही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वो उठकर अंधेरे फॉरेस्ट में जान बचाकर दौड़ने लगती है। वो सोचती है कि उसे फॉरेस्ट में उसे चकमा देना होगा क्योंकि वो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानती है। यंग नोबल को लगता है कि अगर वो मेंशन तक लौट आई तो वो बच जाएगी। अचानक भागते हुए डीला को अपने पीछे आग की ऑरा महसूस होती है। अगले ही पल रात के अंधेरे में एक विशाल फायरबॉल बनता है। हमारा एमसी बिना हिचक फायरबॉल उसकी दिशा में छोड़ देता है। डीला शौक में सोचती है कि क्या ये फायरबॉल है। वो पैनिक कर जाती है क्योंकि फायरबॉल एक 2 स्टार मैजिक है और कोई कॉमनर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ हमारा एमसी लड़की की निराशा को देखता रहता है। फायरबॉल जमीन पर उसके बेहद करीब आकर टकराता है। लपटें तेजी से उसकी ओर बढ़ती हैं और यंग नोबल डर के मारे चीखती है और इंपैक्ट से गिर पड़ती है। फायरबॉल पूरी ताकत से एक्सप्लोड करता है और उसकी शॉक वेव उसे दूर उछाल देती है। जमीन पर पड़ी डीला जोर से थूक निगलती है। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा होता है। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए पास आता है और कहता है कि लगता है निशाना चूक गया। बिना सोचे लड़की उठती है और फिर से फॉरेस्ट में दौड़ने लगती है। नफरत भरी नजर से वो भागते हुए पीछे मुड़कर उसे देखती है, लेकिन दौड़ के बीच उसका पैर पेड़ की जड़ में अटक जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और थकावट से उठ नहीं पाती। दर्द में कराहते हुए वो उठने की कोशिश करती है और देखती है कि उसके चेहरे के सामने एक आइस ब्लेड तनी हुई है। आइस एरो अंधेरी रात में तेजी से चमक रहा होता है। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं जब आइस मैजिक उसकी ओर आता है। आइस एरो उसके पास से गुजरकर फॉरेस्ट फ्लोर में धंस जाता है। सामने अटका हुआ अटैक देखकर लड़की डर से पूरी तरह जड़ हो जाती है। हमारा एमसी उसकी स्पीड की तारीफ करता है और कहता है कि एनेक्स में रहने वाले किसी के लिए ये इंप्रेसिव है। थकी हुई यंग नोबल भारी सांसें लेती है और डर से उसे घूरती रहती है। हार न मानते हुए वो फिर उठती है और
डेस्परेट होकर दौड़ने लगती है। हमारा एमसी हल्की मुस्कान के साथ बस उसे भागते हुए देखता रहता है। लड़की पैनिक कर जाती है ये जानते हुए कि इस रफ्तार से वो आखिरकार पकड़ी जाएगी। डेस्पिरेशन उस पर हावी हो जाती है जब उसे समझ आता है कि भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। तभी लड़का घुटनों के बल बैठता है और फॉरेस्ट फ्लोर पर एक ट्रैकिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो आगे के रास्ते को देखता है और आसानी से उसका ट्रेल पकड़ लेता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि ये वही फॉरेस्ट है जिसे डीला ने अपनी पेंटिंग्स में बनाया था। वो जान लेता है कि डीला ने इस जगह की फीलिंग को कैनवस पर उतारा था और इसी के साथ वो डीला की छुपी हुई असली पोटेंशियल को भी समझ जाता है। कॉर्नर्ड होकर डीला चीखती है और डेस्पिरेशन में एक पत्थर उसकी ओर फेंक देती है। बेपरवाह हमारा एमसी अपनी तलवार संभालता है और एक तेज मूवमेंट के साथ उस पत्थर को बीच से काट देता है। डीला हैरान रह जाती है कि उसने इतनी आसानी से उसका हमला रोक लिया। वो उसकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करता है क्योंकि उसने भागने के बजाय आखिर में लड़ने का फैसला किया। पूरी तरह एग्जॉस्टेड यंग नोबल भारी सांसें लेती है और अब खड़ी नहीं रह पाती। हमारा एमसी कहता है कि उसके पास अब दौड़ने की ताकत नहीं बची। तलवार उसकी ओर ताने हुए वो पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कोई आखिरी शब्द है। उस हालत में भी डीला एक मॉकिंग लाफ करती है और नफरत से उसे घूरती है। वो कहती है कि वो माफी नहीं मांगेगी और उसे चुनौती देती है कि उसे एक बार में ही खत्म कर दे। डेरिक पूछता है कि वो इस ब्लड लाइन के चक्कर में इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लड़की कुछ पल चुप रहती है, आंखों में आंसू लिए उसके सवाल पर सोचती हुई। वो कहती है कि अगर उसका ब्लड लाइन छीन लिया गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डेस्पिरेशन में वो मैजिक शब्द बार बार चिल्लाने लगती है। फिर गुस्से में उसे घूर कर पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हमारा एमसी बिना एक शब्द कहे उसके इस आउटबर्स्ट को चुपचाप सुनता रहता है। डीला चीखती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश करे कुछ भी काम नहीं करता। आंखों में आंसू लिए वो सोचती है कि ब्लड लाइन के अलावा उसके पास बचा ही क्या है। वो अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाती है जबकि हमारा एमसी बस खामोशी से उसे देखता रहता है। डेरिक कुछ पल शांत रहता है जैसे उसकी बातों को गहराई से समझ रहा हो। तभी एक नीली ओरा उसकी तलवार को ढकने लगती है। डीला आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। ये नहीं जानती कि अब अगले ही पल क्या होगा। तलवार उठाते हुए वो कहता है कि उसने एक रात के लिए उसका ड्रामा काफी सुन लिया है। एक डरावनी ठंडक के साथ हमारा एमसी अलविदा कहता है और लड़की बिना एक पल गवाए पैनिक कर जाती है। यंग मेज पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे घुमाता है। डीला अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, उस आखिरी वार का इंतजार करती हुई। कुछ पल बाद वो महसूस करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल उस तलवार ने उसके सामने आइस क्रिस्टल्स की एक विशाल दीवार बना दी थी। यंग नोबल सिर उठाकर उस जादुई दीवार को देखती है। वो पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी थी। बैरियर के दूसरी तरफ हमारा एमसी उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। अचानक डीला के हाथों में वही नीली ओरा चमकने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में मैजिक का इस्तेमाल किया है। हमारा एमसी एक तेज और सटीक मूवमेंट के साथ अपनी तलवार को वापस म्यान में डाल देता है। वो उसे ये सब कर पाने पर बधाई देता है और पहले उसके साथ की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। लड़की चुपचाप उसे देखती रहती है, अभी भी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है। डेरिक समझाता है कि ये बस माना का एक मैनिफेस्टेशन था, लेकिन फिर भी वो इसे कर पाने में कामयाब रही। ये सुनकर यंग नोबल अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। डीला खुशी से चिल्लाती है कि वो आखिरकार थोड़ा सा मैजिक इस्तेमाल कर पाई। हमारा एमसी बस उसे देखता रहता है जब वो अपनी सारी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालती है। जब वो शांत हो जाती है तो वो बताता है कि वो असल में स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। वो उसे बताता है कि ज्यादातर नॉबल्स स्कूल ऑफ रेगुलेशन से सीखते हैं और यही वजह थी कि उसे इतनी परेशानी हुई। डेरिक समझाता है कि रेगुलेशन थ्योरी से सीखने की कोशिश करना ऐसा था जैसे जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनना जो उसे फिट ही नहीं होते। यंग नोबल पूछती है कि उसने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है। मुस्कुराते हुए लड़का बताता है कि उसने उसकी बनाई ड्राइंग्स देखी और उनमें बहता हुआ माना महसूस किया। वो आगे कहता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड के मेजेस बचपन से ही नेचर के माना को महसूस कर पाते हैं। डीला ये सुनकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि वो शुरू से उसके बारे में सही था। एमसी उठ खड़ा होता है और कहता है कि अभी के लिए इतना काफी है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसने माना मैनिफेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लड़की उसका नाम पुकारती है, डेरिक, और वो उसकी ओर मुड़ता है। डीला अपनी बाहें बांधे थोड़ी एम्बेरस्ड हालत में उसका शुक्रिया अदा करती है। एमसी कुछ पल चुप रहता है, ये नहीं समझ पाता कि क्या कहे। फिर वो उसे चलने का इशारा करता है और दोनों वापस मेंशन की ओर बढ़ जाते हैं। चलते हुए डेरिक उसकी एक पेंटिंग की तारीफ करता है और डीला बताती है कि वो उसकी मास्टरपीस थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे को भर देती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। अपने बिस्तर पर डीला जागती है और पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइन महसूस करती है। वो हाथ आगे बढ़ाती है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ फिर से माना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है। फोकस नजर से वो अपने अंदर बहती एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मैजिक बिखर जाता है और उसे एहसास होता है कि इस पावर को संभालना अब भी बहुत मुश्किल है। उसी दौरान एक मेड कपड़ों की टोकरी उठाए उसके कमरे की ओर आती है। अचानक डीला जोर से दरवाजा खोलती है और सर्वेंट उसकी अचानक मौजूदगी से चीख
चीख पड़ती है। घबराहट में उसके हाथ से बाल्टी गिर जाती है और गंदा पानी यंग नोबल के पैरों पर छलक जाता है, पर वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहीं खड़ी रहती है। डर के मारे वो औरत बार बार माफी मांगती है, ये सोचकर कि हमेशा की तरह आज भी उसे मार पड़ेगी। एक डार्क लुक के साथ डीला कुछ पल उसे चुपचाप घूरती रहती है। डर के मारे वो औरत जमीन पर गिरकर माफी की भीख मांगने लगती है, लेकिन डीला बस इतना कहती है कि अगली बार ज्यादा ध्यान रखा करे और वहां से चली जाती है। मेड जमीन पर बैठी हैरान रह जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने उसे मारा क्यों नहीं। बाकी सर्वेंट्स भी वहां आ जाते हैं और ये जानकर चौंक जाते हैं कि डीला ने सिर्फ सावधान रहने की चेतावनी दी। उसी समय हमारा एमसी अपने कमरे में शांति से सो रहा होता है, इस हंगामे से बेखबर। अचानक कोई दरवाजा पीटते हुए उसका नाम चिल्लाता है और वो घबराकर जाग जाता है। नींद में डूबा हुआ वो आंखें मलता है और सोचता है कि बाहर क्या चल रहा है। तभी डीला डेलोलोन के साथ कमरे में घुस आती है और जिद करती है कि वो उसे माना कंट्रोल करना सिखाए। ये सुनते ही डेलोलोन हैरान रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में माना मैनिफेस्ट कर लिया है। लड़की बटलर को नजरअंदाज करती है और जिद पर अड़ जाती है कि एमसी उसे अभी के अभी सिखाए। सब्र खोकर जवान मेज कहता है कि वो दोपहर में आए और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। डेलोलोन डीला के इस बदलाव से भावुक हो जाता है, लेकिन लड़की ट्यूटर के एटीट्यूड से और चिढ़ जाती है। गुस्से में वो फिर से दरवाजा पीटती है और अभी सिखाने के लिए चिल्लाती है, मगर हमारा एमसी उसे इग्नोर कर वापस सो जाता है, जबकि बाहर वो चीखती रहती है। उस दिन बाद में सूरज पूरी चमक के साथ विशाल डुप्लेन मेंशन पर चमक रहा होता है। कॉरिडोर्स में कोई मजबूत कदमों से बेहद सीरियस पोस्चर के साथ चल रहा होता है। उधर दो मेड्स आपस में गॉसिप कर रही होती हैं कि डीला ने आज एक भी प्लेट नहीं तोड़ी। उनमें से एक बताती है कि यंग नोबल ने मैजिक मैनिफेस्ट कर लिया है और रेग ये बात सुन लेता है। खबर सुनते ही वो झट से रुक जाता है, चेहरे पर शौक साफ दिखता है। गंभीर नजर से वो सर्वेंट्स की ओर मुड़कर पूछता है कि उन्होंने अभी क्या कहा। उधर ऑफिस में ग्रैंड ड्यूक शांति से एक स्क्रॉल पर लिख रहे होते हैं। वहीं वेलेरियन उन्हें बताता है कि डीला ने मैजिक मैनिफेस्ट कर लिया है और सर्वेंट्स ने भी इसकी पुष्टि की है। यह सुनकर आदमी राहत महसूस करता है और अपनी बेटी की प्रोग्रेस से संतुष्ट दिखता है, लेकिन रेग चेतावनी देता है कि सिर्फ थोड़ा सा मैजिक मैनिफेस्ट करने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। वेलेरियन अपने भाई पर झुंझलाता है और कहता है कि उसे अपनी बहन की तारीफ करनी चाहिए। ग्रैंड ड्यूक अपने बच्चों की बहस को गंभीर और सोच में डूबे हुए भाव से देखते रहते हैं। रेग डीला की सारी पुरानी हरकतें याद दिलाता है और कहता है कि ये उसे कॉन्वेंट से बचाने के लिए काफी नहीं है। उनके पिता चुप रहते हैं, जैसे अगला फैसला सोच रहे हो। वापस कमरे में डीला पीट करके बैठी होती है और साफ तौर पर काफी ग्रम्पी दिख रही होती है। हमारा एमसी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। बिना मुड़े ही लड़की जवाब देती है कि वो नाराज नहीं है, बल्कि उसके एटीट्यूड की वजह से बहुत गुस्से में है। लड़का उसे चेतावनी देता है कि इस तरह का बर्ताव उनके बीच कुछ नहीं बदलेगा। यंग नोबल जोर देती है कि वो स्टबर्न नहीं है, बस बहुत गुस्से में है। शांति से एमसी उसे समझाता है कि इस तरह रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर चीज का अपना एक ऑर्डर होता है। आखिरकार सब्र खोकर डीला खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि वो एंग्री है, कोई पाउटी चेहरा नहीं बना रही। एमसी उसे गंभीर नजर से देखता है और एक शब्द भी नहीं कहता, ये समझ करके बहस करने से कुछ नहीं होगा। लड़की अपनी टैक्टिक बदलती है और कहती है, ठीक है, मान लो मैं पाउटी चेहरा बना रही हूँ। इसके बाद जवान मेज उसकी कुर्सी की तरफ झुककर हालात समझाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ मैजिक मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। लड़की बोर होकर उसे बाय द बुक और एक बोरिंग मैजिक टीचर कहती है। एक डार्क लुक के साथ डेरिक पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो कम बोरिंग तरीके से सिखाए। ये सुनते ही यंग नोबल को पिछली रात के फॉरेस्ट की डरावनी याद आ जाती है। डर के मारे वो एकदम सीधी बैठ जाती है और कहती है कि वो अपनी बात वापस लेती है, बस लेसन जारी रखे। लेसन शुरू करते हुए डेरिक बताता है कि अब वे मैजिक मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। वो समझाता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड में सख्त रूल्स नहीं होते और इसमें ज्यादा फ्रीडम मिलती है। इसके साथ ही वो कहता है कि ये स्टाइल उस पर बिल्कुल फिट बैठता है और ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। वो आगे कहता है कि उसका नेचर इस स्कूल से मेल खाता है और उसका नोबल ब्लड उसे टैलेंटेड बनाता है। डीला ये सुनकर शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में टैलेंटेड है। एक्साइटेड होकर वो खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी तरह की जीनियस है। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि टैलेंट होना और मैजिक जीनियस होना एक ही बात है या नहीं। बाहर खड़ा रैग ये सारी बातचीत सुनता है और चिड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ अपनी बहन की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। वो झल्लाहट में जीभ चटकाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन डुप्लेन मेंशन की ट्रेनिंग पूरी ताकत के साथ जारी रहती है। डीला डेरिक के कमरे में घुसकर बताती है कि वो मैजिक मैनिफेस्ट तो कर सकती है, लेकिन उसकी दिशा कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी वो लंच के दौरान उसे रोककर कोल्ड एट्रीब्यूट के साथ अपना मैजिक दिखाती है। दिन बीतते जाते हैं और यंग नोबल कभी भी अपने ट्यूटर को पकड़कर अपनी प्रोग्रेस दिखाना नहीं छोड़ती। एक दोपहर वो उसे पेड़ के नीचे किताब पढ़ते हुए पाती है और गुस्से से भर जाती है। वो चिल्लाती है कि उसने उसे एनेक्स में रहने को कहा था और उस पर ट्रेनिंग से बचने का आरोप लगाती है। पूरी
शांति के साथ हमारा एमसी पुष्टि करता है कि इसी वजह से उसने किताबें ली थी। लड़की कहती है कि उसने माना फ्लो करना सीख लिया है और उसे तुरंत अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए खींच ले जाती है। उधर मेंशन के दूसरे हिस्से में वलेरियन खिड़की से बाहर देखते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। डेरिक अंदर आता है और वलेरियन उसे बैठकर थोड़ी देर बात करने को कहता है। सोफे पर बैठते हुए नोबल पूछता है कि उसकी बहन डीला की प्रोग्रेस कैसी है। हमारा एमसी कहता है कि उसने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन 1 स्टार मैजिक सीखने में अभी समय लगेगा। वलेरियन समझता हुआ लगता है और बताता है कि उनकी माँ अगले हफ्ते मीटिंग से लौट आएंगी। वो चेतावनी देता है कि वो औरत डील करने के लिए आसान नहीं है और नोबल्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कॉमनर्स को पसंद नहीं करते। हमारा एमसी कहता है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगा और पूछता है कि क्या इसी वजह से उसे बुलाया गया था। नोबल कुछ पल चुप रहता है, जैसे अगली बात सोच रहा हो। फिर वो बताता है कि वो हाउस डुप्लेन का अगला हेड बनने वाला है और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। वलेरियन समझाता है कि इसके लिए उसे सबके साथ ईमानदार होना होगा, लेकिन लोगों के दिल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस लंबी स्पीच से ऊब कर डेरिक पूछता है कि वो असल में कहना क्या चाहता है। मुट्ठी भींचते हुए वलेरियन खुद को संभालता है और असली वजह बताने की तैयारी करता है। लगभग रोने जैसी आवाज में वो शिकायत करता है कि डीला अब उसके साथ खेलना ही नहीं चाहती।